70 वर्ष की उम्र में मैंने एक ऐसी कंपनी में सफाईकर्मी के रूप में अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया जो तब तक मेरे लिए पूरी तरह से अज्ञात थी। भवन बहुत विशाल था, जिसका फर्श सफेद रोशनी में चमक रहा था। चारों तरफ कांच की दीवारें थीं और एक अवैयक्तिक वातावरण था जिसमें एक कृत्रिम सुगंध थी, जिसमें गर्म की गई कॉफी और ताजा खुले प्लास्टिक की गंध मिली हुई थी। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता था, कड़वी चाय बनाता था और मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई ग्रे वर्दी पहनता था। मैं टिकट पर कुछ पैसे बचाने के लिए 3 बस स्टॉप पार करते हुए मेट्रो तक पैदल गया। दिन के उस समय सड़कें लगभग सुनसान थीं और सुबह की ठंडक ने मेरे विचारों को शांत करने में मदद की। मैं हमेशा से ही शांति और स्थिरता को पसंद करता रहा हूँ, साहस की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ऐसे समय भी आते हैं जब शब्द काम नहीं करते। मैंने वह नौकरी तत्काल आवश्यकता के कारण स्वीकार नहीं की थी। मुझे मामूली पेंशन मिलती थी, जो मेरे भोजन, जिस कमरे में मैं रहता था उसका किराया और कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे न्यूज स्टैंड से कोई पुरानी पत्रिका या सिरप में डूबे आरू का डिब्बा को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी मैंने काम करना चुना। मुझे वहाँ, बिल्कुल वही, उस इमारत में, उस कंपनी में रहने की जरूरत थी, भले ही किसी को समझ न आया हो कि ऐसा क्यों है। यह समय गुजारने या शरीर को गतिशील रखने के लिए नहीं था। एक कारण था, भले ही किसी को जानने की परवाह नहीं थी। पहले कुछ दिन कठिन थे, काम के कारण नहीं, जो कठिन होने के बावजूद मेरे लिए पहले से ही परिचित था। मैंने जीवन भर दूसरों के घरों की सफाई की है, फर्श साफ किए है, बाथरूम साफ किए है, दूसरों के रसोईघरों से चिकनाई हटाई है, ऐसे कपड़े प्रेस किए हैं जो कभी मेरे नहीं हो सकते थे। इस समय मेरा शरीर पहले से ही इन मुद्राओं को स्वचालित रूप से निष्पादित कर रहा था। जो बात वास्तव में मुझे बहुत प्रभावित कर रही थी, वह थी जिस तरह से उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी विनम्र मुस्कुराहट में छिपी विडंबना, दबी हुई हंसी जिसे वे ऐसा दिखाते थे कि मैं सुन नहीं सकता, जिस तरह से वे ऐसा दिखाते थे कि मैं मौजूद ही नहीं हूँ, मानो उस उम्र में वहाँ मेरी उपस्थिति एक विसंगति थी। अकाउंटिंग में कार्यरत एक महिला, जो मुश्किल से 35 वर्ष की रही होगी, ने ऊंची आवाज में कहा कि कोई व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र में सफाई का काम तभी स्वीकार करेगा जब वह पूरी तरह से हताश हो। मैं अपने दस्ताने पहने हुए, रीढ़ की हड्डी हुकाए, बिना प्रतिरोध किए, बिना दूर देखे आगे बढ़ता रहा। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने कई दशक पहले यह सीखा था कि मौन किसी भी उकसावे से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जो लोग कार्य करते हैं वे आगे बढ़ते हैं जबकि अन्य केवल बातें करते हैं, तथा जो लोग यह नहीं समझते कि वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, उनके बराबर होना उचित नहीं है। मेरा तात्कालिक बॉस एक युवा व्यक्ति था जिसकी आंखें हमेशा आधी बंद रहती थी और उसकी शर्ट कभी भी ठीक से प्रेस नहीं की जाती थी। वह मुझसे बहुत कम बात करते थे, मुझे साधारण निर्देश देते थे, कभी कभी लिखित में, और फिर कुछ ही देर बाद गायब हो जाते थे। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे ब्रेक और बैठकों के दौरान हॉलवे का एकांत पसंद था। स्क्वीजी की आवाज में, सफाई गाड़ी के पहियों की धीमी आवाज में, गीले फर्श की गंध के साथ मिश्रित ब्लीच की थोड़ी तीखी गंध में एक निश्चित शांति थी। उस दोहराव में आराम था, लेकिन वहाँ हर कोई उदासीन नहीं था। उनमें से एक शुरू से ही अलग रहा। मैंने इसे अपने पहले दिन ही नोटिस कर लिया था, जैसे ही मैं अपने गले में नई साख लटकाए हुए अंदर आया। वह जल्दी जल्दी चलता था, फोन पर बात करता था, गहरे रंग का सूट पहनता था और उसकी शक्ल ऐसे व्यक्ति जैसी थी जो कभी अनुमति नहीं मांगता। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, बिल्कुल उसके चेहरे से नहीं, जिसमें अब बचकानी विशेषताएं नहीं थीं, बल्कि कुछ और सूक्ष्म चीज से, चलने के तरीके से, उपस्थिति से, नजर से। यह वही था, इसमें कोई शक नहीं। जूलियन, कंपनी के जनरल डायरेक्टर। उन्होंने उसके साथ एक आम बॉस की तरह व्यवहार नहीं किया। हाय, वहाँ सम्मान तो था, लेकिन एक दूरी भी थी। मानो उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था जो अधिकार से परे था। मानो हर कोई उसके पास जाने से डर रहा था। मैं नहीं हूँ। मैं तो प्रवेश करने से पहले ही यह बात जानता था। मुझे तब से पता चला, जब मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के मुंह से मुझे पता चला कि जूलियन मेरा बेटा था, जो मुझसे छीन लिया गया था। 4 दशक पहले मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया था और जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वह मर चुका है, वही लड़का जो मेरे अस्तित्व को जाने बिना बड़ा हुआ, जो नाम, उपनाम, स्थिति और टाई के साथ वयस्क बन गया, जिसे मैंने अपने ख्यालों में, रातों की नींद हराम में, यादों की दरारों में तलाशना कभी बंद नहीं किया। जब मैंने उसे पहले दिन देखा, तो मेरी सांसें थम गईं।
मैंने खुद को महिलाओं के बाथरूम में बंद कर लिया, अपने दस्ताने उतार दिए, अपना चेहरा धोया और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। आंसू नहीं आए। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। रोने से मैं कमजोर हो जाऊंगा और मुझे मजबूत होने की जरूरत थी। इसीलिए वह वहाँ था। इसीलिए मैंने अनावश्यक रूप से उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। क्यों मैंने अपने सीवी पर झूठ बोला? क्यों मैंने एक ऐसे अतीत का आविष्कार किया जो मेरा नहीं था? क्यों मैंने ऐसे उपनाम का इस्तेमाल किया जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं था कि मैं वास्तव में कौन हूँ? ये सब सिर्फ मुझे करीब रखने के लिए। उसे भगाए बिना उस पर नजर रखना। कई हफ्तों तक मैं दूर से उसके कदमों का अनुसरण करता रहा। मैंने देखा कि जब वह गलियारों से गुजरते थे, जब वह बैठकों में भाग लेते थे, जब वह अन्य अधिकारियों के साथ लिफ्ट में चढ़ते थे, हमेशा उस निर्णायक तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देते थे जो आदेश देने का आदी हो। कभी कभी दोपहर के भोजन के दौरान मैं कैफेटेरिया में दूर से उसे देखता रहता था। उसने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए मैं महज एक और बुजुर्ग सफाई करने वाली महिला थी। एक अदृश्य आकृति सफाई का ध्यान रख रही है। उस दिन तक सचिवों में से एक प्रवेश द्वार पर फिसल गया। एक अनुपस्थित दिमाग वाले सहकर्मी द्वारा कॉफी का एक कप गिरा दिया गया और वह बुरी तरह गिर गई, जिससे उसकी कोहनी में चोट लग गई। मैं दर्द से रोया और किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। मैं करीब था। मैं शांति से आया, मदद की पेशकश की, बर्फ लाया। इस बीच बाकी लोग बस फुसफुसाए या चले गए। तभी जूलियन आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ और पहली बार उसने सीधे मेरी तरफ देखा, गुजरने में नहीं। एक स्थिर, चौकस निगार। उन्होंने बिना रुके मेरी बात सुनी और सबके सामने उन्होंने घोषणा की कि किसी को उसकी भूमिका या उम्र के कारण नीचा नहीं देखना चाहिए। यह मेरे जैसे लोगों का ही धन्यवाद था कि वह स्थान स्वच्छ और व्यवस्थित रहा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान योग्य है। मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने बस सिर हिलाया और नीचे देखते हुए काम पर वापस चला गया। लेकिन मेरे अंदर कुछ जाग गया। एक चिंगारी, एक भावना जो मुझे लगता था कि सुप्त थी। मेरे बेटे ने, जो यह नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मेरा बचाव किया। उन्होंने मेरे लिए बात की। इसने मुझे दूसरों के सामने आवाज दी। यह क्षण संक्षिप्त था, लेकिन अर्थपूर्ण था। इस बात की पुष्टि की, सब कुछ होने के बावजूद, मुझे जाने बिना भी, उनमें से कुछ अभी भी मुझमें मौजूद है। उस रात जब मैं घर लौटा तो मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर बैठी, एक पुराने कंबल से ढकी हुई, और उस दृश्य को याद करने लगी जब मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा जीवित नहीं बचा है। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, पीली पड़ चुकी थी, उसके टांके अभी भी ताजे थे। तभी एक नर्स सख्त भाव से उसके पास आई। कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि वह विरोध नहीं कर सकते और यही तरीका बेहतर है। चूंकि मैं जवान था, इसलिए मेरा दूसरा बच्चा भी होता। और वे चले गए। मैं अकेला रह गया, खाली पेट और गले में दर्द के साथ। चिल्लाना, सवाल करना असंभव था। उन्होंने मुझे चुप करा दिया। वर्षों बाद ही मुझे पता चला कि सब कुछ झूठ था। मेरे बेटे के पिता टॉमस, जो एक प्रभावशाली परिवार का अमीर लड़का था, ने अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया था, जिन्होंने कहा था कि मेरे साथ बच्चा रखना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे गायब हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और उसने आज्ञा मानी। उसने मुझे अपनी जिंदगी से मिटा दिया और आगे बढ़ गया, जबकि मुझे मलबे के बीच अपना पुनर्निर्माण करना पड़ा। और अब हम वहाँ थे। वह एक आदमी में बदल गया। मैं, वह माँ जिसने उसे कभी बड़ा होते नहीं देखा, उसके कदमों के नीचे फर्श साफ कर रही हूँ। यह पागलपन भरा, विरोधाभासी, दर्दनाक था, लेकिन ये भी एक मौका था, और मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। मेरे और टॉमस के बीच की कहानी बिल्कुल एक संभावित सपने की तरह शुरू हुई। मैं 19 साल का था, शहर के बाहरी इलाके में एक मामूली होटल में रसोई सहायक के रूप में काम करता था। वह सौम्यवाणी और संयमित मुस्कान वाला एक परिष्कृत युवक था, उस प्रकार का लड़का जो जहां भी जाता है सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उनके परिवार के पास खेत, व्यवसाय और अचल संपत्ति थी। टॉमस होटल में ऐसे दिखाई दिए जैसे कोई व्यक्ति उन स्थानों पर चला जाता है जहां उसे जाने की आवश्यकता नहीं होती। पहले ही क्षण से उसने मेरी ओर अलग नजर से देखा, एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में। और मैंने भोलेपन से विश्वास कर लिया। उन्होंने उन किताबों, यात्राओं,
फिल्मों के बारे में बात की जिन तक मेरी पहुंच नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने किसी और में नहीं देखा। मैंने इसे खुशी के साथ, महत्व की भावना के साथ सुना जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। हम होटल से दूर छुप छुप कर मिलने लगे। वह कार से आया, मुझे देश की सड़कों पर ले गया, मुझे सड़क के किनारे से चुने हुए फूल दिए, ऐसे वादे किए जिन्हें मैं मुश्किल से समझ पाया, लेकिन इससे मुझे फायदा हुआ। मुझे लगा कि मैं चुना हुआ और विशेष हूँ। मुझे डर तो था, लेकिन इच्छा उससे भी बड़ी थी। मैंने अपना शरीर और आत्मा समर्पित कर दिया। और जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो मैं उसके पीछे गई। मैं रो रही थी, कांप रही थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि वह मेरे साथ होगा। उनकी प्रतिक्रिया मौन थी। वह बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, भयभीत होकर मेरी ओर देखने लगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे अपने माता पिता से बात करने की जरूरत है। और जब उसने ऐसा किया, तो सब कुछ बिखर गया। वह गायब हो गया। कोई पत्र नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मुझे एक सहकर्मी से पता चला कि उसका परिवार उसे राजधानी ले गया है। वे गायब हो गए। जहां तक मेरा शरीर इजाजत दे सका, मैंने काम करना जारी रखा। मैंने अपनी गर्भावस्था एक साधारण बोर्डिंग हाउस में बिताई। मुझे कभी कभी एक बुजुर्ग पड़ोसी से मदद मिलती थी जो मेरे लिए गर्म भोजन लाता था। मुझे कभी भी उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिली। पैसे के बिना मुझे सार्वजनिक अस्पताल में छोड़ दिया गया, जहां मैंने प्रसव पीड़ा से घिरी अन्य महिलाओं के बीच बच्चे को जन्म दिया, केवल पतले पर्दों से अलग। मुझे बेहोश कर दिया गया था। उस सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। वे मुझे यह बताने आए कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि ये सब हुआ था। और बस यही था। मुझे बताया गया कि मुझे 2 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा गया। उसी क्षण मैं डूब गया। कोई सांत्वना नहीं थी, कोई स्पष्टीकरण नहीं था। मैं एक खालीपन लेकर बोर्डिंग हाउस लौट आया जिसे भरा नहीं जा सकता था। अब मुझे उस स्थान से कोई भी चीज नहीं जोड़ती। मैं दरवाजे खटखटाने गया और जहां भी संभव था, काम की मांग करने लगा। मैं मौन रहने लगा। मैंने खाना पकाया, सफाई की, कपड़े धोए, बिना आवाज के दिन गुजारे। मैंने फिर कभी टॉमस का नाम नहीं लिया। मैंने खुद को फिर कभी भरोसा करने की अनुमति नहीं दी। दुनिया एक रंगहीन परिदृश्य बन गई, और हर बार जब मैं सड़क पर किसी बच्चे के पास से गुजरती, तो मेरे अंदर कुछ टूट जाता। समय बीतता गया, वर्ष, दशक, और इतने मौसम बीत जाने के बाद भी मेरे बेटे की याद अभी भी वही थी, जो पहले दिन की तरह ही दुख देती थी। मेरे पास कभी उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाल हल्के हैं या काले, मैं गहरी नींद सोती हूँ या रात को रोती हूँ। मैं केवल इसलिए जानती थी कि वह अस्तित्व में है, क्योंकि मेरे शरीर ने मुझे बताया था। मेरा पेट झूठ नहीं बोलता। मैंने उसे अपने अंदर हिलते हुए महसूस किया, मैंने उसकी लातें महसूस की, मैंने उसके संसार में आने के क्षण को महसूस किया। कोई भी आधिकारिक संस्करण इसे मिटाने में कामयाब नहीं हुआ है। काफी समय तक मुझे अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह रहा। मैं सोचने लगा कि क्या सचमुच उसकी मृत्यु हो गई है, क्या यह सब केवल एक भ्रम था। लेकिन मुझे बस उस नाम को भूलने की कोशिश करनी थी, वह नाम जो मैं उसे कभी नहीं दे सकती थी, जो मेरे पास वापस आ जाए, एक फुसफुसाहट की तरह जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी। आखिर उन्होंने मुझसे यह क्यों छीन लिया? मुझे उसका नाम बताने का मौका क्यों नहीं दिया गया? और फिर, पिछले साल ही, मुझे पता चला। मैं हमेशा की तरह बाजार से वापस आ रहा था जब मैंने उसे देखा। वह चौराहे पर एक बेंच पर बैठा था, उसके बाल पहले से ही सफेद थे, उसके कंधे झुके हुए थे। मैं बिना सोचे समझे पास आ गया, जैसे कोई चीज मुझे खींच रही हो। और उसने मुझे उसी क्षण पहचान लिया। उन्होंने मुझसे अपने बगल में बैठने को कहा। यह थॉमस था। 40 साल से अधिक समय हो गया था जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन वह कोई अजनबी नहीं था। उसकी आवाज अब भी वैसी ही थी, धीमी, भारी, अफसोस से भरी। उसने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। हाँ, हमारे बेटे का जन्म हुआ, लेकिन उसके परिवार ने उसे मुझसे छीन लिया। कि उन्होंने उसे मेरी खोज करने से रोका और उसे देश से बाहर भेज दिया। और जब वह वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वह लंबे समय तक यह भी मानते रहे कि हमारा बेटा मर गया है। लेकिन कोई नहीं, वह जीवित था। टॉमस ने मुझे बताया कि उसका नाम जूलियन था, जो पारिवारिक व्यवसाय में काम करता था, जो महानिदेशक था,
जिसके पास सब कुछ था सिवाय माँ के। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूँ, मुझे बस उनके पास जाना है। लेकिन मैं उठकर चला गया। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। मैं बिना पीछे देखे चला गया। मुझे अपनी छाती जलती हुई महसूस हुई। मैं एक नीरस क्रोध, एक प्राचीन निराशा से भर गया था। यह 40 वर्षों तक एक झूठ पर विश्वास करने, एक ऐसे बेटे के लिए रोने का समय था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। मैंने बर्तन साफ करने से अपने हाथों में दर्द के साथ दशकों बिताए और एक खाली कब्र पर शोक मनाते हुए जिया। और अब वह इस सादगी के साथ मेरे पास आया। मैंने पूरा एक सप्ताह बिना किसी से बात किए बिताया। मैंने घर की लाइटें बंद कर दीं, रेडियो बंद कर दिया और सारे पर्दे बंद कर दिए। मैं ऐसे रोया जैसे पहले कभी नहीं रोया था। मैं चिल्लाया, मैंने फर्नीचर मारा। लेकिन एक शांत सुबह मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बदला नहीं लेना चाहता था। मैं स्पष्टीकरण मांगना नहीं चाहता था। मैं बस अपने बेटे की आंखों में देखना चाहता था। पुष्टि करें कि वह वहां था, मांस और रक्त, कि वह बड़ा हुआ, कि वह जीवित रहा। और यदि मेरे लिए संभव होता तो शायद मैं आपका हाथ छू पाता। अपनी आवाज सुनो। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी तरह अभी भी हमारे बीच एक बंधन है। मैंने एक काल्पनिक बायोडाटा तैयार किया। मैंने अपना अंतिम नाम बदल दिया। मैं कंपनी में गया। मैंने अपना परिचय एक साधारण महिला के रूप में दिया जो सफाईकर्मी के रूप में काम की तलाश में थी। उन्होंने मुझे हिकारत से देखा। उन्होंने मुझे आवश्यकता से अधिक दया करके नौकरी दी। उन्होंने मुझे अपना कुछ सामान रखने के लिए एक वर्दी और एक छोटा सा कोना दिया। और इस तरह मैं उस इमारत में दाखिल हुआ जहां उन्होंने अपने दिन बिताए थे। मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ, न तो तिरछी निगाहें और न ही मुश्किल से रोकी गई हंसी। हर दिन जब मैं फर्श साफ करता था, कूड़ा उठाता था या बैठक कक्षों की सफाई करता था, तो मैं उसके पास जाता था। उसके जाने बिना कल्पना किए। मैं जानता था कि वह कौन था। उसे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। टॉमस के साथ उस बातचीत के बाद दिन गर्म विचारों की भूल-भुलैया में बदल गए। मैं एक बार में 2 घंटे से अधिक नहीं सो पाता था। मैं पसीने से लथपथ, तेजी से धड़कते दिल के साथ उठा, उम्मीद कर रहा था शायद कि कोई दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा कि सब कुछ एक गलती थी। लेकिन कोई नहीं। वह सत्य था, नंगा, ठंडा। और इससे चोट पहुंची। टॉमस, जो अब समय की मार झेल चुका था, 1 सप्ताह बाद मेरे पास वापस आया। हमने एक दूसरे से दोबारा न मिलने पर सहमति जताई थी, लेकिन उसने यह समझौता तोड़ दिया। वह मुरझाए फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मैं बस अपनी दोनों बाहें मोड़कर और अपना चेहरा स्थिर रचकर उसकी बातें सुनती रही। उसने मुझे सब कुछ ऐसे बताया जैसे उसने अचानक स्पष्ट रूप से देख लिया हो। उन्होंने कहा कि उस समय वह नाजुक थे, कि उन्हें अपने परिवार पर विश्वास था, कि उनके माता-पिता कहते थे कि मैं एक सोने की खोज करने वाली लड़की हूं जो उन्हें गर्भधारण के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूं, कि मैं कोई नहीं था, कि अगर उसने मेरे साथ रहना चुना तो वह सब कुछ खो देगा, पयाई, विरासत, नाम। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें जन्म के बारे में पता था, लेकिन उन्हें बताया गया कि बच्चा जीवित नहीं रहेगा। और फिर जब मुझे पता चला कि मैं बच गया हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं गायब हो गया हूं। उसके पीछे जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। मैं रोया नहीं। मैं चिल्लाया भी नहीं। कोई अपमान नहीं हुआ। बस एक नज़र। एक सघन सन्नाटा, जो किसी भी शब्द से कहीं अधिक कह गया। मैंने कहा उसने चुना। और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अकेले जीवित रहना चुना। मैंने अपने बेटे की यादों को अकेले रखना चुना। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे उसके अपराधबोध की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता था, मेरा बेटा कहाँ था। उसने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उनका नाम जूलियन डुआर्टे था। कंपनी के सीईओ कौन थे, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की, जिसकी सभी ने प्रशंसा की, जिसने कभी शादी नहीं की, और वह हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछता रहता था। जब वह लड़का था, तब से किसने सुना था, वही आयुध, कि उसकी माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी, कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, कि आपको भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैंने पूछा कि वे उसे यह कैसे बता सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उत्तर दे।
उन्होंने हमारी बातचीत में मध्यस्थता करने के लिए एक बैठक आयोजित करने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन मेरे बेटे को सच्चाई पता चल जाए, यह मेरे लिए होना ही होगा। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई देर से मोचन नहीं। उसी रात मैं उसी भेष में कंपनी में लौट आया। मैं सिर्फ यह पुष्टि नहीं करना चाहता था कि वह जीवित है, अब मैं जानना चाहता था कि वह कौन था। यदि उसमें मेरी विशेषताएं होतीं, मेरे हाथ, मेरे इशारे, उसमें मेरा क्या बचाए था। प्रत्येक दिन संयम बरतने का अभ्यास था। मैं कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सका। मुझे हर शब्द, हर नज़र को मापने की जरूरत थी। जब वह फोन पर बात करते थे तो मेरा ध्यान विरामों, शब्दों के चयन पर होता था। जब वह मेरे पास से गुजरा तो मैंने उसके कदमों की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मैंने एक बार उसे एक सहकर्मी के साथ हंसते हुए देखा था और उसकी हंसी बिल्कुल मेरे पिता की तरह थी। मुझे चुपचाप रोने के लिए बाथरूम में छिपना पड़ा। उसने मुझे नहीं पहचाना और मैं स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सका। यह अनेक छायाओं में से केवल एक छाया थी। वर्दी पहने एक महिला जिसके हाथ में कपड़ाए, लेकिन मैं उसे जानता था। मैं अटल निश्चितता के साथ जानता था। कभी कभी मैं सब कुछ बताने का सपना देखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही वह व्यक्ति थी जिसने उसे 9 महीने तक अपने साथ रखा, कि वो मैं ही था जो गानों के साथ उसका इंतजार करता था, जिस महिला के बारे में सभी ने कहा था कि वह मर चुकी है। वह जीवित थी उसके सामने, लेकिन डर ने मुझे पंगु बना दिया। यह अस्वीकृति का डर नहीं था, यह किसी बात का डर नहीं था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं जानना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। मैंने एक पुरानी नोटबुक ली और उसे पत्र लिखा। हर रात जब मैं घर पहुंचता तो बैठ जाता और ऐसे लिखता जैसे कोई वह चीज उंडेल रहा हो जो अब उसके सीने में समाती नहीं है। मैंने अपनी कहानी बताई। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी, जन्म जिस रात उन्होंने उसे मेरी बाहों से छीन लिया। प्रत्येक लिखित शब्द प्रतिरोध का, सांस लेने का एक तरीका था। ये पत्र मेरी मुक्ति बन गए। वे कहते हैं कि हम सभी को यह जानना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, भले ही सच्चाई दुखदायी हो, क्योंकि आप झूठ की जमीन पर एक ठोस जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। महीनों मेरे कदमों के चारों ओर सूखे पत्तों की तरह जमा हो गए। मैंने अपना काम जारी रखा, हमेशा एक ही गति से। उसने अब भी सब कुछ अनदेखा कर दिया, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था, एक सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे कोई गंध जो व्यक्ति के चले जाने के बाद भी बनी रहती है। मुझे लगा कि रहस्योद्घाटन का क्षण निकट आ रहा है, कि सत्य अब उस मौन को सहन नहीं कर सकता जिसमें मैंने उसे रखा था। और काफी लंबे समय के बाद पहली बार मुझे उसे आजाद करने में डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कंपनी में समय अपने ही नियमों को तोड़ रहा है। दिन अंतहीन लगते थे, लेकिन सप्ताह ऐसे गायब हो जाते थे जैसे वे कभी अस्तित्व में ही न हों। समय के साथ मैंने उस जगह की आवाजों को समझना सीख लिया, प्रिंटरों की खरोंच, कीबोर्ड की जल्दबाजी वाली सिम्फनी, कदमों का आना और जाना, जिसका मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता था। मैं जानता था कि कौन जल्दी आ गया, किसने मेज छोड़े बिना खाना खाया, किसने बंद कमरों के सन्नाटे में आश्रय पाने के लिए बैठकें करने का नाटक किया। मैं फर्नीचर का हिस्सा बन गया, एक कोने में भूले हुए पौधे की तरह। किसी ने इसे पानी नहीं दिया, लेकिन किसी ने इसे बाहर भी नहीं निकाला। जूलियन एक ऐसे व्यक्ति बने रहे जिन्होंने दूरी बनाए रखी, हालांकि वे पहुंच से बाहर नहीं थे। उनका कार्यालय सबसे ऊपरी मंजिल पर था, फिर भी वे वहां नहीं रुकते थे, वे अक्सर नीचे चले जाते थे। मैंने दस्तावेजों की समीक्षा की, बैठकों में भाग लिया, यहाँ तक कि व्याख्यान भी दिए। वह न तो अनुपस्थित थे और न ही निरंकुश। उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी, जैसे कोई ऐसी चीज हो जिसकी आवश्यकता न हो, लेकिन जिसे पहचाना जा रहा हो। उनका सम्मान इसलिए किया जाता था क्योंकि उनकी आंखों में दृढ़ता थी जिसके लिए कठोर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्होंने सभी के साथ शिष्टाचार और निष्पक्षता से व्यवहार किया। वह घमंडी नहीं था, लेकिन वह स्नेही भी नहीं था। उसकी निगाहों में एक गंभीरता थी जो कभी कभी दुख पहुंचाती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कठोरता किसी ऐसी चीज के विरुद्ध सुरक्षा ढाल थी जो उसके पास कभी नहीं थी। जब वह मेरे पास से गुजरता था तो वह कभी कभी मुझे हल्का सा सिर हिला देता था। उन्होंने कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, और फिर भी
एक बार मैं एक खाली कमरे की सफाई करने के लिए अंदर गया और वह एक समूह के साथ अंदर आया। उसने मुझे जाने के लिए नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने मुझे अपना काम जारी रखने के लिए कहा। मैं एक कोने में खड़ा हो गया, उसकी आवाज सुनने के लिए। पहले से ही साफ गिलास को साफ करने का वही इशारा दोहरा रहा था। उन्होंने आत्मविश्वास से बात की, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैं नहीं जानता था, व्यापार जगत की अभिव्यक्तियां। लेकिन उनकी खामोशियों में, उनके द्वारा किए गए विरामों में कुछ ऐसा था जो मुझे परिचित लग रहा था, एक पुराने राग की तरह जिसे समय मिटा नहीं सका। एक दिन वह मेरे पास आए और मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि मैं कितनी सावधानी से सब कुछ साफ कर रही थी। उन्होंने उस काम का मूल्य पहचाना जिसे बहुत से लोग तुच्छ समझते थे। यह पहली बार था जब हमने साधारण वाक्यांशों से अधिक बातचीत की। मैंने झिझकते हुए स्वर में उत्तर दिया। मैं उसकी ओर ज्यादा देर तक देख नहीं सका। शर्म के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे गिरने का डर था। उसके बाद मैंने वही रुकने के लिए छोटे छोटे बहाने बनाने शुरू कर दिए। कुछ भी स्पष्ट नहीं, मैंने सिर्फ उस कमरे के पास कागजात व्यवस्थित करने की पेशकश की जहां वह होगा, और जैसे ही वह दालान पार कर रहा था, मैंने सफाई गाड़ी को धक्का दे दिया। और हर बार जब मैं उसे देखता, तो मेरे अंदर कुछ हलचल होती, जैसे कि मेरे शरीर ने मेरे दिमाग से पहले उसे याद कर लिया हो। यह एक दर्पण में देखने जैसा था जो प्रतिबिंबित तो नहीं करता, लेकिन फिर भी सार वोटा देता है। यह वह था। मैंने उसे पहचान लिया। चेहरे की विशेषताओं में, हावभाव में, चलने के तरीके में। ऐसी ही एक संक्षिप्त बातचीत में, जब मैं मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे कांच को साफ कर रहा था, तो वह मेरे सामने रुके और मेरा नाम पूछा। मैं एक पल के लिए अवाक रह गया। तब मैंने कहा कि मेरा नाम एलेना है, मेरी माँ का मध्य नाम। मैं सब कुछ बताने को तैयार नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में मेरा नाम दोहराया और मेरे प्रयासों के लिए एक बार फिर मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने पूछा कि मैं वहां कितने समय से काम कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया कि कुछ महीने हो गए हैं। उसने मुझे शुभ दिन की शुभकामनाएं दी और चला गया। उस रात मैं एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। मैं खुली नोटबुक के सामने खड़ा था, कलम स्थिर थी, मेरे दिमाग में केवल एक ही वाक्य चल रहा था। उसने मुझसे बात की थी। 4 दशकों में पहली बार मेरे बेटे ने मुझे संबोधित किया था, बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ, लेकिन संबंधों और कांच की दीवारों की दुनिया में एक अप्रत्याशित नाजुकता के साथ। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। वह मुझे पहचानने लगा और अक्सर मुझसे मिलने आता था। यद्यपि ये बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन उनमें इतना महत्व था कि केवल मैं ही इसका आकलन कर सकता था। उनका हर शब्द एक बीज था जिसकी मैंने उत्साहपूर्वक रक्षा की। उसे कुछ भी संदेह नहीं था, लेकिन वह मुझे पहले से ही देख सकता था, और यही पर्याप्त था। एक शुक्रवार को मैंने आगे बढ़ने का साहस जुटाया। मैं उसके जाने का इंतजार कर रहा था, अकेले, उसकी बार के नीचे एक ब्रीफकेस के साथ। मैंने उसे थर्मस में गर्म पानी दिया। उसने उत्सुक दृष्टि से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने उससे कहा, हाँ, काम करना मेरे लिए अच्छा है, कभी कभी गतिशीलता ही हमें पागलपन से बचाती है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि वे इस बात की सराहना करते हैं कि हर कोई यह नहीं समझता कि काम कभी कभी सिर्फ जीविका से अधिक होता है, यह सार्थक होता है। और मैं जानता था कि यह सत्य मेरे लिए कितना वास्तविक था। उसके बाद हमारी बातचीत और अधिक नियमित हो गई। उन्होंने मेरे साथ एक भरोसेमंद व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, शायद इसलिए कि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं बस सुनता रहा। जब वह गलियारों की सफाई करता था, तो वह कभी कभी वहां से गुजरता था और किसी छोटी मोटी बात पर टिप्पणी करता था, जैसे मौसम, कोई बैठक, कोई रिपोर्ट। मैंने सरलता से उत्तर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर प्रत्येक वाक्य हमें एक अपरिहार्य क्षण के करीब धकेल रहा था। एक सुबह तक उसने मेरी सफाई की गाड़ी पर एक नोट छोड़ दिया। यह हस्तलिखित था। उन्होंने कहा कि वे मेरे समर्पण की सराहना करते हैं, कि मेरे जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यदि मुझे किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं उसे खोज सकता हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं था, इसमें स्नेह था। मेरे लिए नहीं, बल्कि मैं जो प्रतिनिधित्व करता हूँ उसके लिए। शायद अनुपस्थिति या उपस्थिति, जिसका नाम वह कभी नहीं जान पाया। मैंने उस पत्र को भी चुपचाप उन अन्य पत्रों के साथ रख लिया जो मैंने उसे लिखे थे। पहली बार हमारे शब्द एक दूसरे से जुड़े, और यह पुल बनाने के लिए पर्याप्त था। सबसे नाजुक और साथ ही सबसे जरूरी भी। मैं सब कुछ बताने पर विचार करने लगा।
हताशा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे उनमें एक ऐसी संवेदनशीलता मिली जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि सत्य पीड़ा और भ्रम लेकर आएगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे यह जानने का अधिकार है। मैं छिप नहीं सका। मैं सोचने लगा कि कैसे, कब, कहाँ। मैं नहीं चाहता था कि यह बात ठंडे शब्दों में हो, नहीं पछतावे के साथ। बिल्कुल सच, साफ, उस शीशे की तरह जिसे वह हर रोज देखता था। क्योंकि आत्मा के किसी न किसी बिंदु पर हर किसी को स्पष्ट रूप से देखने का अधिकार है, भले ही इससे दर्द हो। मैं सही समय का इंतजार करने लगा। सत्य कोई पत्थर नहीं है जिसे फेंका जाए। यह एक ऐसा बोझ है जिसे सावधानी से उठाया जाता है, क्योंकि यह जिस चीज को छूता है उसे चकनाचूर कर देता है। मैं उसकी प्रतिक्रिया से भयभीत नहीं था। उसे डर था कि इस खुलासे से उसके अंदर क्षति पहुंचेगी। वह झूठ पर विश्वास करके जीता था। उन्होंने उसे बताया कि उसकी मां मर चुकी है, कि वह सिर्फ एक अनुपस्थिति थी, एक चेहराविहीन प्रतिध्वनि। और अब मैं यहाँ, उनके सामने, 4 दशकों के धोखे को ध्वस्त करने के लिए जीवित था। मैंने एक मौन मंगलवार चुना। आकाश अपारदर्शी, बिना छाया वाला था। वह अकेला था और शायद ही कभी इस्तेमाल होने वाले कमरे में दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहा था। यह वह क्षण था। मैं धीरे से पास आया। उसने ऊपर देखा और मेरा नकली नाम कहते हुए मेरा अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। उसने पूछा कि क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैंने हाँ में जवाब दिया, कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहने की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिसका काम से कोई लेना देना नहीं था। यह व्यक्तिगत था, नितांत व्यक्तिगत। उसने बस सिर हिलाया, फोल्डर बंद किया और ध्यान से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ चिपचिपे थे, लेकिन मेरी आवाज स्थिर थी। उन्होंने कहा कि मेरा नाम एंजेला था और मैंने एक स्पष्ट कारण से अपना असली नाम छुपाया। 40 साल से भी पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, एक ऐसे आदमी का बेटा जिसमें साहस से ज्यादा डर था। मैंने बताया कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरा बेटा मर चुका है, कि उन्होंने झूठ बोला, कि वे उसे मुझसे छीन ले गए। और वह स्वयं, वह बच्चा था। एक क्षण तक तो वह कुछ नहीं बोला। वह स्थिर खड़ा रहा, उसकी आंखें मेरी ओर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शांति ने चारों ओर सब कुछ स्थिर कर दिया हो। मैंने जारी रखा। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी अभी उसके पिता के शब्दों से सच्चाई पता चली है, कि मैंने उसकी तलाश की, कि मैंने उसे पा लिया, कि मैं उसकी दुनिया पर आक्रमण किए बिना सिर्फ उसे देखने के लिए उस कंपनी में दाखिल हुआ। मैंने बिना किसी लांछन के, बिल्कुल कच्चा सच बोला, जैसे कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हर शब्द को सही जगह पर रखने की जरूरत है। आखिर में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपने चेहरे को अपने हाथों से रगड़ा, जैसे कि वह उस भावना को मिटाना चाहता हो जिसे भूलना असंभव था। और फिर वह बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा एक खालीपन महसूस होता है, एक छेद जिसका वह नाम नहीं बता सकते, जो अपनी माँ के बारे में पूछती थी और हमेशा सुनती थी कि वह बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। उसका कभी कोई दूसरा संस्करण नहीं था। वह हिल गया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि किसी ने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया, और मैंने उससे कहा कि उसे इस समय समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ महसूस कर सकती हूँ। मैं वहां कुछ मांगने नहीं गया था, सिर्फ सच बताने के लिए, और यह भी कहना है कि उसकी माँ ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह खुले दिल से उसका इंतजार करती रही, और मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। वह उठा, मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया। एक शब्द ही नालिंगन, निराशा, क्रोध और कोमलता से भरा हुआ। वह एक खोए हुए लड़के की तरह मेरे कंधे पर रोया। मैं भी रोया, लेकिन दर्द से नहीं, मैं राहत से रोया। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें समय चाहिए, और मैंने कहा कि मैं समझ गया। वह कहीं नहीं जा रहा था। मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी, बस वहां होना था। उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ। मैंने हाँ कर दिया। हम एक साथ उतरे और पास के चौराहे पर चले गए। हम 2 अजनबियों की तरह एक बेंच पर बैठ गए। लेकिन वहां, लोगों के तेज कदमों के बीच, जो नहीं जानते थे कि वे क्या देख रहे हैं, माँ और बेटे 4 दशकों की दूरी और चुप्पी के बाद फिर से मिले। उसने मुझसे पूछा कि मेरा जीवन कैसा रहा है। मैंने उसे सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि उसे पता चले कि मैंने विरोध किया, अकेले में भी, यहाँ तक कि दुख सहते हुए भी।
मैंने उन घरों के बारे में बताया जिन्हें मैंने साफ किया, उन सर्दियों के बारे में बताया जिन्हें मैंने सहा, कैसे मैंने उसे दूर से बढ़ते हुए देखा और कहा कि मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी, न तो क्षमा, न ही मान्यता। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि क्या वह ठीक है। उन्होंने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा कि वह पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार कर रहे थे, जो यह नहीं जानता था कि माँ का होना कैसा होता है, लेकिन सीखना चाहता था। वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। हम धीरे धीरे वापस आए और मेरा शरीर, जो पहले भारी हो गया था, अंततः स्वतंत्र महसूस करने लगा, मानो इतने वर्षों के बाद मैं अंततः दुनिया की सारी हवा में सांस ले सकता था। उस रात मेरी नोटबुक बंद रही। लंबे समय में पहली बार मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी कहानी अंततः अब सिर्फ मेरी नहीं रही। यह अब मेरे अंदर बड़बड़ाती कहानी नहीं थी, बल्कि जोर से कही गई, किसी के साथ साझा की गई बातचीत थी। उस क्षण से सब कुछ बदल गया। सच का खुलासा करना एक तूफान से गुजरने और साथ ही लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के बाद सांस लेने जैसा था। हम स्वीकारोक्ति से बच गए और इसके बाद जो रार बची, उसमें हमने खुद को पहचानना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम लगभग बच्चों जैसी सावधानी के साथ आगे बढ़े, जैसे किसी जमी हुई ढील पर कदम रख रहे हों। प्रत्येक गतिविधि को मापा गया, भय और आशा से भरा हुआ। हमें नहीं पता था कि हम बिना आहत हुए कितना कुछ साझा कर सकते हैं। हमें नहीं पता था कि कितनी खामोशी अभी भी हमारी रक्षा करेगी। लेकिन धीरे धीरे हमें एक लय मिल गई। जूलियन चाहता था कि मैं वहां काम करना जारी रखूं, लेकिन मैंने पहले ही वहां से जाने का फैसला कर लिया था। मैंने वही किया जो मुझे चाहिए था। उसे दूर से देखने के लिए गलियारे साफ करते रहना अब जरूरी नहीं रह गया था। अब मैं उसे नजदीक से सुन सकता था। उन्होंने जोर देकर कहा, वह मेरा तबादला कर सकते हैं, मुझे हल्की भूमिका दे सकते हैं। लेकिन मैंने पछतावे के कारण नहीं, बल्कि शांति के कारण मना कर दिया। वह जगह अब मेरी नहीं रही। मैंने यह मानने के लिए वर्दी में छाया बनना बंद कर दिया कि मैं हमेशा कौन थी, आपकी माँ। और वह भी मुझे वैसा ही चाहता था। हम वहां से बाहर एक दूसरे से मिलने लगे। सबसे पहले सप्ताह में एक बार, बाद में मुलाकातें लगातार होने लगीं। शुक्रवार को वह मुझे कॉफी के लिए ले जाता था। उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में, उस पुरानी यादों के बारे में बताया जो मेरे लिए नई थी। उन्होंने अपने दादा दादी के साथ अपने बचपन, जिन स्कूलों में पढ़ाई की, जिन स्थानों की उन्होंने यात्रा की, उनके बारे में बात की। और उसने मुझसे मेरे बारे में भी पूछा, उत्सुक, चौकस, उस महिला की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए एक रहस्य थी। ऐसे भी समय थे जब मौन हमारे पास आया करता था। उन्होंने कबूल किया कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मेरे साथ बड़ा होना कैसा होगा। मैंने जवाब दिया कि अब जो मायने रखता है वह यही है। वह जानना चाहते थे कि मुझे क्या खाना पसंद है, बचपन में मुझे क्या करना पसंद था। मैंने मेलों में मिली पुरानी किताबों, टोस्टेड ब्रेड की खुशबू, ठंडी दोपहरों में अकेले रहने वाले साथी के बारे में बात की। मैंने उन्हें उन अनेक बच्चों के बारे में बताया जिन्हें मैंने पाला था, जो मेरे नहीं थे, उन गुमनाम नौकरियों के बारे में बताया, उन परिवारों के बारे में बताया जिन्होंने मुझे काम पर रखा था। मैंने टिन की छत पर बारिश की आवाज, सुबह सुबह की ठंड, एक वफादार कुत्ते की तरह मेरे साथ चलने वाले अकेलेपन की यादें साझा कीं। जूलियन ने मेरी बातें ऐसे सुनी जैसे हर शब्द उसके अंदर छिपा कोई रहस्य उजागर कर रहा हो। वह चुपचाप, एकाग्रचित्त होकर ध्यान दे रहा था। कभी कभी वह मेरे लिए छोटी छोटी चीजें लाते थे जो सब कुछ कह देती थी। एक उपन्यास जिसका जिक्र अचानक हो जाता था, एक पुराना रिकॉर्ड, एक मुलायम हस्तनिर्मित दुपट्टा। कोई विलासिता नहीं, सिर्फ इशारे। और इतना ही काफी था। एक बार वह मुझे उस पार्क में ले गया जहां वह बचपन में खेला करता था। उन्होंने उस बेंच की ओर इशारा किया जहां उन्होंने बाइक चलाना सीखा था, और उस कुत्ते के बारे में बताया जो उन्हें एक संगीत शिक्षक से मिला था। मैंने सीने में दर्द के साथ उसकी बात सुनी। यह एक ऐसी फिल्म देखने जैसा था जिसमें मेरा किरदार मौजूद ही नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए ये यादें लेकर आया मानो वह मुझे वह बचपन लौटा रहा हो जो मुझसे छीन लिया गया था। मैंने भी उसके लिए अपना ट्रंक खोल दिया। हर चीज नहीं, कुछ दर्द बिना दोबारा तकलीफ दिए नहीं कहे जा सकते। लेकिन मैंने उसके जन्म के बारे में बात की, जब मैंने अपने भीतर उसकी पहली हलचल महसूस की, भय और आशा के बारे में। मैंने बताया कि जिस दिन मुझे बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, वह दिन ऐसा था जैसे मेरी आत्मा ही निकाल दी गई हो।
मैंने कहा कि मैं इसलिए बच गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए। वह रोया। मैं भी। लेकिन यह कोई दुखद रोना नहीं था। यह राहत की बात थी। मानो आंसुओं ने उस धूल को साफ कर दिया जो हमें अलग कर रही थी। उसके बाद हम हल्का महसूस करते हैं। शब्द अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगे, मुलाकातें अधिक होने लगीं। वह कभी कभी सिर्फ चाय और बेकार की बातचीत के लिए आता था। उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा, काम के बारे में बताया, सलाह मांगी। मैंने उससे ज़्यादा बनने की इच्छा न करते हुए भी उसकी बात सुनी। मैं बस वहाँ रहना चाहता था। हम शांत सड़कों से गुजरे, पुरानी किताबों की दुकान और पड़ोस की बेकरियों में गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ वह अलग तरह से सांस ले सकते हैं, उन्हें अपने शब्दों को मापने की जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुराया और सोचा कि यद्यपि हम समय नहीं बचा सके, हम कुछ नया बना सकते हैं। और हमने यही किया। धीरे धीरे उसे मेरी उपस्थिति की आदत हो गई। मानो मैं हमेशा से वही था, स्मृति के किसी कोने में छिपा हुआ। शांत दिनों में जब हम अतीत के बारे में बात करते थे तो कोई नाराजगी नहीं होती थी, केवल ईमानदारी होती थी। एक दोपहर, जब हम पड़ोस के एक कोने में कॉफी पी रहे थे, जहां से मैंने उसका परिचय कराया था, जूलियन ने कहा कि उसे अपने पिता के बारे में जानना है। उनकी आंखों में संयमित क्रोध और गहरी तत्परता झलक रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार टॉमस को खोजा, लेकिन वह हमेशा विषय बदल देता था। कभी यह नहीं बताता था कि वहां मेरी कोई तस्वीर क्यों नहीं थी, यहाँ तक कि नाम भी नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार प्रयास किया, लेकिन उन्हें केवल खोखले जवाब ही मिले। अब, जब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो वह टकराव चाहता है। मैंने कहा कि मैं उसे नहीं रोकूंगी, यह उसका अधिकार है, लेकिन मैंने उससे कहा कि वह मुझे इसमें शामिल न करे। उन्होंने कहा कि उन्हें माफी की उम्मीद नहीं थी, वे टॉमस को देखना नहीं चाहते थे या उस ख्वाब को दोबारा नहीं देखना चाहते थे। कठोर सत्य तो बहुत हो गया। जूलियन समझ गया। उन्होंने बहस करने की कोशिश नहीं की। उसने बस मुझे गले लगाया और वादा किया कि चाहे वह कुछ भी सुने, मैं उसकी मां हूं और यह नहीं बदलेगा। 3 दिन बाद उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज धीमी, गहरी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता को शराब के गिलास के साथ अकेले पाया और टेलीविजन लगभग शांत था। जब उसने उसे देखा, तो उसे एहसास हुआ कि समय ने उसे सबसे ज्यादा बुरा नहीं बनाया, बल्कि अपराध बोध था। उसका सामना किया। उसने पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला, उसने मेरा अस्तित्व क्यों मिटा दिया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक उन्हें ऐसा लगता रहा कि उनमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे उस खालीपन को नहीं भर पा रहे हैं जिसे अब एक नाम, चेहरा और आवाज मिल गई है। मेरा। टॉमस ने अपना बचाव नहीं किया। उसने माफी नहीं मांगी। वह बस चुप हो गया, शून्य भाव से देखता रहा। जूलियन ने मुझे बताया कि उसे उरीना नहीं, बल्कि दुनिया जितनी बड़ी निराशा महसूस हुई। वह बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह करीबी होने का दिखावा भी नहीं करना चाहता था। अब उसे उनके बीच की दूरी समझ में आ गई। मैंने अंत तक चुपचाप सब कुछ सुना, और जब उसने अपनी बात समाप्त की तो मैंने कहा कि मुझे उस पर गर्व है। बहुत कम लोगों में गरिमा के साथ सच्चाई का सामना करने का साहस होता है। उसने यह कर लिया था, और अब वह आसानी से आगे बढ़ सकता था। उस मुलाकात के बाद जूलियन बदल गया। वह अधिक उपस्थित, अधिक शांत हो गया। वह अक्सर मुझे ढूंढने लगा, वह अधिक उत्साह से बात करता था। उन्होंने मुझे अपनी किताबें दिखाई, मुझे उन जगहों पर ले गए जहां मुझे सहज महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपना समय पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि वह जानते हैं कि समय को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे पुनर्आविष्कृत करना होगा। एक दिन वह मुझे अपना घर दिखाने ले गया। विशाल, उज्ज्वल, पौधों से भरपूर। उन्होंने प्रत्येक कमरे में मेरा इस तरह मार्गदर्शन किया मानो वह कोई संग्रहालय हो। उसने मुझे अपनी उपलब्धियां, पुरानी तस्वीरें, एक गिटार दिखाया और कहा कि वह बजाना नहीं जानता। एक शेल्फ पर मेरी एक तस्वीर थी। उसने इसे गुप्त रूप से लिया, एक दिन जब हम एक बेंच पर एक साथ हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां उनके असली परिवार की तस्वीर है। उसने मुझे गले लगाया और फुसफुसाया कि जब से उसने मुझे पाया है उसका जीवन बदल गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने सोचा कि सब कुछ के बावजूद वह उपहार ही वह मुक्ति थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पता चलेगा। कभी कभी मैं अब भी सोचता हूं कि यदि टॉमस ने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या होता। लेकिन अब यह कोई पीड़ा नहीं है,
यह सिर्फ एक पुराना अध्याय है जिसे अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा था, एक आदमी जिसने रुकने का फैसला किया। इतना काफी था। इतने सारे सत्य बोलने और इतने सारे आंसू साझा करने के बाद कुछ अप्रत्याशित आया, शांति। वह शांति जो निष्क्रियता नहीं बल्कि स्वीकार्यता थी। यह वह भावना है जो तब आती है जब आप उस चीज का पीछा करना छोड़ देते हैं जो वापस नहीं आती और जो बची है उसका मूल्य समझना सीख जाते हैं। अब हम दो हिस्से नहीं रह गए थे जो एक साथ फिट होने की कोशिश कर रहे थे। हम माँ और बेटे थे, किसी दबाव के कारण नहीं बल्कि निर्णय के कारण। और इसी से सारा अंतर पैदा हुआ। जूलियन बिना किसी चेतावनी के आने लगा। वह बिल, किताबें, कहानियां लेकर आए। कभी कभी हम चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे किसी को साथ पाने के लिए अब शब्दों की जरूरत नहीं है। मैं दरवाजे पर उसकी चाबियों की आवाज, दालान में उसके कदमों की आवाज, मेरे रसोईघर में उसके द्वारा बनाई जा रही कॉफी की महक की आदी हो गई थी। उन्होंने अपने काम, अपनी योजनाओं और अपनी शंकाओं के बारे में बात की। और मैंने सुना, बस सुना। हम सिनेमा, प्रदर्शनियों और सेकेंड हैंड पुस्तक मेलों में गए। मैंने अपना आश्रय दिखाया, एक पुरानी बेकरी, एक छोटी सी किताबों की दुकान, चौक में एक छिपी हुई बेंच। उसने मुझे अपना दिखाया। हम दिनचर्या को ऐसे मिलाते हैं जैसे कोई उन टुकड़ों के साथ एक नया जीवन जोड़ रहा हो जो कभी था ही नहीं। उन दोपहरों में से एक, वह मेरे लिए एक बक्सा ले गया। उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने उनके बचपन की कुछ चीजें अपने पास रखी थीं। अंदर कपड़े, पत्र, चित्र, तस्वीरें थीं। प्रत्येक वस्तु ने मुझे चोट पहुंचाई और साथ ही मुझे ठीक भी किया। मेरे सामने वह उसका बचपन था, वह बचपन जिससे मैं छीन लिया गया था। जब वह कुछ ही महीने का था, तब उसने मुझे अपनी एक छोटी सी श्वेतश्याम तस्वीर दिखाई। मैंने वह छवि अपने अंदर ले ली और महसूस किया कि मेरी छाती रुक गई है। यह वह था, वह बच्चा जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वर्षों तक हर बच्चे के चेहरे पर उसे देखती रही। मैंने फोटो को अपने पास ऐसे चिपका लिया जैसे कोई अपना अतीत पकड़ रहा हो। हमने दोपहर यादें ताजा करते हुए, हंसते हुए, रोते हुए बिताई। यह एक मौन अनुष्ठान था, ख्वाब को सीधे छुए बिना ठीक करने का एक तरीका। इसके बाद उसने मुझसे अपने साथ रहने को कहा। दया से नहीं, स्नेह से। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि मैं उनके आसपास रहूं, घर बनाए और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद, लेकिन मैंने मना कर दिया। इतने समय तक अकेले रहने के बाद मैंने अपनी जगह से प्यार करना सीख लिया। मैंने उससे कहा कि यह मेरा घर है, वह जब चाहे आ सकता है। और वह आता है, लगभग हर दिन। हमने एक साथ एल्बम बनाना शुरू किया। हम पुरानी तस्वीरों को डिजिटल बनाते हैं, नाम, स्थान, कहानियां याद रखते हैं। मैंने अपने माता पिता, अपनी पुरानी नौकरियों, अपने कुछ दोस्तों के बारे में बात की। मैंने एक चाची के बारे में बताया जिसने मुझे कढ़ाई करना सिखाया, एक शिक्षक जिसने मुझे एक किताब दी, एक पड़ोसी जिसने मुझे एक अंधेरी रात में एक गिलास गर्म दूध देकर बचाया। हम एक साथ खाना बनाते हैं। उन्होंने रसोई में मेरी मदद की, मुझसे व्यंजनों के बारे में सवाल पूछे, लगभग बिना किसी चीज के जश्न मनाने के तरीके के बारे में। वह वही सिखाती थी जो वह जानती थी, और उसने इसे किसी ऐसे व्यक्ति के सौम्य सम्मान के साथ प्राप्त किया जो वास्तव में प्यार करता है। हम मुलाकात के अपने क्षणों का जश्न मनाना शुरू करते हैं। जश्न मनाने के लिए कोई जन्मदिन नहीं था या साझा करने के लिए अतीत की यादें नहीं थी, इसलिए हमने अपने स्वयं के विशेष दिन बनाए। पुनर्मिलन दिवस, फोटोग्राफी दिवस, वह दिन जब हमने एक साथ अपनी पहली रोटी बनाई। हमने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर से हम जानते थे कि ये तारीखें हमारे कहने के तरीके हैं। यह भी मायने रखता है, यह भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। एक दोपहर, जब हम लिविंग रूम में कपड़े तह कर रहे थे, उसने मेरी ओर देखा और कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे आखिरकार उसे मां मिल गई है। वह कोई आदर्श व्यक्ति नहीं थी, नहीं कोई दूर की छाया, बल्कि एक वास्तविक मां थी, जिनकी आवाज थी, घर में पके खाने की खुशबू थी, और उनके हाथ उपचार करने वाले थे। मैं अवाक रह गई। मैंने बस उसके हाथ को छुआ और अपना सिर हिला दिया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आखिरकार मेरा बेटा मुझे मिल गया है, वह नहीं जिसे मैंने खो दिया था, बल्कि वह आदमी जिसने मुझे चुना था। इस नए बंधन को किसी परिभाषा या औचित्य की आवश्यकता नहीं थी। यह बस वही था जो यह था, और यह हमारा था। कई महीनों तक हम सौहार्दपूर्ण ढंग से रहे।
जूलियन और मैंने समय पर दबाव डाले बिना या भावनाओं में हड़बड़ी किए बिना एक साथ रहने का एक तरीका खोजा। हमारा रिश्ता नाजुक था, महीन लेकिन मजबूत धागों से बना था। हम उन चीजों के बारे में बात करने से बचते रहे जिन्हें कहने की जरूरत नहीं थी। यदि अतीत हमें वर्तमान को समझने में मदद नहीं करता तो हम उसे सामने नहीं लाते। लेकिन एक सुबह, जैसा कि अक्सर होता है कि हम जो कुछ भी पीछे छोड़ आए हैं, उसके साथ अतीत पुनः प्रकट हो गया। वह सोमवार का दिन था। मैं दोपहर के भोजन के लिए मेज सजा रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मुझे किसी यात्रा की उम्मीद नहीं थी। जूलियन हमेशा अग्रिम सूचना देता था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला, तौलिया अभी भी हाथ में था। इसे खोलने पर मुझे थॉमस मिला। वह वही झुका हुआ खड़ा था, उसकी जैकेट अस्तव्यस्त थी और उसकी आंखें सुस्त थीं। मुझे इसे पहचानने में कुछ सेकंड लगे। मैंने उसे उस दिन के बाद से नहीं देखा था जब उसने उस रहस्य को कबूल किया था जिसे उसने 40 वर्षों तक छिपाकर रखा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब से इशारे में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जैसे उसे खुद भी पता न हो कि वह वहां क्यों आया है। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। मैं वापस रसोईघर में गई, बैठ गई और गहरी सांस ली। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। मैं न तो डरा हुआ था, नहीं क्रोधित था, बस बहुत थका हुआ था। मुझे उस स्थान पर वापस जाने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं उस व्यक्ति का चेहरा देखने की आवश्यकता थी जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे कि मेरा कभी अस्तित्व ही नहीं था। उस दोपहर मैंने जूलियन को सब कुछ बता दिया। उसने चिंतित भाव से मेरी ओर देखा और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने जवाब दिया कि हाँ, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, मैं तो बस आक्रमण से परेशान था। उसे समझ में नहीं आया कि टॉमस ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उसने मुझसे बात करने की अनुमति मांगी। मैंने उससे कहा कि वह जो चाहे करे, लेकिन मुझे उस बैठक की न तो जरूरत है और न ही वह मेरी इच्छा है। टॉमस की कहानी उस दिन खत्म हो गई जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया। जो हमारे पास है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगले दिन जूलियन टॉमस से बात करने गया। जाते ही उसने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि टॉमस बीमार था। वह विवरण में नहीं गया, लेकिन उसने कहा कि वह पहले से कहीं अधिक नाजुक था। उसने फिर से माफी मांगी और कहा कि उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। उसे लगा कि जाने से पहले उसे कुछ बंद करना होगा। जूलियन दृढ़ था। उसने कहा कि मैं उसे देखना नहीं चाहता और उसे मेरे फैसले का सम्मान करना चाहिए। यदि थॉमस को वास्तव में अपराधबोध महसूस हुआ, तो उसे बिना कुछ मांगे चुपचाप इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। टॉमस रोया। उसने कबूल किया कि उसने कभी मेरे बारे में सोचना बंद नहीं किया, कि उसने मेरे बारे में सपने देखे, कि उसे हर पल पछतावा होता था कि उसने मेरी तलाश नहीं की। लेकिन जूलियन ने अपना रुख बरकरार रखा। उसने वही दोहराया जो मैंने उससे कहा था, मेरी कहानी को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही खुद को ठीक कर लिया है और मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने आपकी निष्ठा की सराहना की। उसने बदला नहीं लेना चाहा। मुझे टॉमस की पीड़ा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मेरे नाम का उपयोग करके अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने की कोशिश करने की भी अनुमति नहीं दी। वर्षों बाद मैंने बिना किसी मदद के टुकड़ों को उठाया, खुद को फिर से बनाया, और अब जब मुझे सांस लेने के लिए कुछ जगह मिल गई है, तो मैं किसी को भी अपने जीवन की राज को छूने नहीं दूंगी। कुछ दिनों बाद टॉमस ने एक पत्र छोड़ा। जूलियन ने इसे पाया और मुझे दे दिया। लिखावट जर्जर थी। इसमें टॉमस ने कहा कि वह जानता था कि उसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह समझता है कि मैं उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन उसे आखिरी बार माफी मांगने की जरूरत है। माफ करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे यह बताने के लिए कि वह कोशिश कर रहा था कि हर दिन उसे अस्पताल में मेरा चेहरा, मेरी खामोशी याद आती थी और वह गहराई से चाहता था कि मैं खुश रहूं। उन्होंने पूछा कि अगर मुझे कभी उनकी याद आती होगी तो गुस्से से नहीं। मैंने धीमी आवाज में पत्र पढ़ा। मैं न रोई, न कांपी। मैंने इसे उस दराज में रख दिया जहां मैं वे कागजात रखता हूं जिन्हें मैं अब देखना नहीं चाहता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं टॉमस को ढूंढा। मैं अपनी जिंदगी जीती रही, 2 लोगों के लिए मेज सजाए हुए, मेरा बेटा जो हर दिन मुझे गले लगाता था, और दृढ़ता से प्राप्त शांति के साथ। अतीत अब मुझे नीचे नहीं खींचेगा। मैं जो था उसके साथ रहना सीख गया। मेरे पास जो कुछ था, मैंने उसी में रहना चुना, जो वास्तविक था, वर्तमान था, पूर्ण था।
मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे हिसाब किताब तय करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कभी कभी असफल होने वाले किसी व्यक्ति के लिए सबसे उचित बात यह होती है कि उन्हें और जगह न दी जाए। नफरत के कारण नहीं, बल्कि अपने प्रति सम्मान के कारण। जूलियन इस बात को समझता था। उसने कभी भी मुझ पर दबाव नहीं डाला या मुझे पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा। जिस तरह मैंने उसका ख्याल रखा, उसी तरह उसने भी पूरी ईमानदारी से मेरा ख्याल रखा। उन्होंने मेरी ओर कृतज्ञता और स्नेह के उस मिश्रण से देखा जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम उस चीज के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं जिसमें अब प्रवेश नहीं करना चाहिए, अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। समय अलग अलग बीतता गया। मुझे अब वह चिंता महसूस नहीं होती जो पहले थी। मुझे अब कुछ भी होने की उम्मीद नहीं थी। प्रत्येक दिन सिर्फ मेरा था, पूर्ण, अपनी शांतलाई, अपनी छोटी दिनचर्या और आवश्यक ब्रेक के साथ। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। मैं चाय के लिए पानी रखूंगा, मेज पर अपनी नोटबुक खोलकर बैठूंगा। मैं अब दर्द से प्रेरित होकर नहीं लिखती, बल्कि स्मृति से, शांति से, एक ऐसी परिपूर्णता से लिखती हूँ जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जूलियन ने मुझे एक नई नोटबुक दी, जिसका कवर सख्त और पृष्ठ मोटे थे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी लिखूं, ताकि एक दिन, यदि उनके बच्चे होंगे, तो वे मेरे शब्दों में पढ़ सकें कि वे कहाँ से आए हैं, उनकी दादी कौन थीं, उनका जीवन कैसा था, उन्हें क्या पसंद था, क्या चीज़ उन्हें मजबूत बनाती थी। मैंने वादा किया था कि मैं ऐसा करूंगा और हर सुबह में एक पेज लिखता था, कभी कभी 2 पेज। उन्होंने धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी बात को बयाते आकर बताए लिखा, सिर्फ सच। मैंने शुरुआत से शुरू किया, मेरा बचपन, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा पहला स्कूल। मैंने एक साधारण घर में रहने के बारे में बात की, जिसमें कोई विलासिता न हो, लेकिन कुछ खुशियाँ हों। मैंने उन गंधों को साझा किया जो मेरे जीवन को चिह्नित करती है, ताज़ी रोटी, वॉशिंग पाउडर, बारिश के बाद गीली धरती। मैंने अपने पहले क्रश, अपनी पहली निराशा के बारे में बात की, ठीक उसी पल के बारे में जब मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। मैंने जूलियन के जन्म का सारा विवरण बताया। मैंने अस्पताल के कमरे, दर्द, इंतजार और उसके बाद आने वाले सन्नाटे का वर्णन किया। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने उन नौकरियों के बारे में भी लिखा, जिनसे मैं मिला, जिन स्थानों पर मैं रहा, बिना किसी विद्वेष के, केवल ईमानदारी के साथ। मेरी कहानी कठिन थी, लेकिन यह मेरी थी। और अब जब वह मेरे जीवन में था, तो उसे सब कुछ बताना उचित था, चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाही के रूप में, ताकि उसे पता चले कि एक अदृश्य रेखा थी जो हमें एकजुट करती थी, तब भी जब कोई और इसे नहीं देख सकता था। जूलियन ने मेरे शब्द पढ़े। कभी कभी, चुपचाप, लगभग फुसफुसाते हुए, उनकी आंखें पत्तों पर टिकी रहती है। कभी कभी वह मुझसे विवरण पूछने, हंसने या भावुक होने के लिए मुझे बीच में रोक देते थे। उन्होंने कहा कि मुझे बेहतर ढंग से समझने से उन्हें उस ताकत को समझने में मदद मिली जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया, दुनिया को देखने का उनका तरीका, जवाबों की उनकी प्यास, अन्याय के सामने उनकी बेचैनी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लिखना बंद न करूं, जारी रखूं, भले ही यह सिर्फ उनके लिए ही क्यों न हो। और मैंने यह काम खुशी से किया। पहली बार कोई मेरी बात सुनना चाहता था, न कि विनम्रता या मनोरंजन के कारण, बल्कि इसलिए कि उन्हें सचमुच मेरी परवाह थी, क्योंकि ये पन्ने सीधे उनके दिल की बात कह रहे थे। एक दोपहर वह मुझे शहर के बाहर एक पार्क में ले गया। हम चुपचाप पेड़ों की कतार वाली पगडंडियों पर चले, पत्तों के बीच से सूरज की किरणें झलक रही थीं। उन्होंने कहा कि एक लड़के के रूप में, उन्होंने एक माँ होने का सपना देखा था जो घर पर उसका इंतजार करेगी, जो बिना स्पष्टीकरण पूछे उसे गले लगाएगी, जो उसके उदास होने पर उसे बोलने की आवश्यकता के बिना समझ जाएगी। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि अब उसके पास यह है, कि वह खोया नहीं है, कि वह आ गया है, भले ही देर से, वह समय समाप्त नहीं हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सका। मैंने बस उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कुछ चीजों को शब्दों की जरूरत नहीं होती और वह इशारा किसी भी वाक्य से ज्यादा बोल रहा था। यह एक वादे के पूरा होने की पुष्टि की। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी उम्र अभी भी कितनी है। शरीर थक जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन मुझे यकीन था कि चाहे कुछ भी आए, मैं कुछ अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने घावों को ठीक किया था, सच कहा था, अपने बेटे की आंखों में देखा और उनमें अपनी झलक देखी। एक रात,
जब हम रात के खाने के बाद बर्तन हरा रहे थे, जूलियन ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी बात का पछतावा है। उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, प्रश्न से नहीं, बल्कि अपने नरम और गंभीर स्वर से। मैं सोचता रहा। मैंने कहा, नहीं, हाँ, दर्द था। ऐसे क्षण थे जब मैं गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन मुझे न तो प्यार करने का अफसोस है, न ही इंतजार करने का। यदि सब कुछ उस तरह नहीं हुआ होता जैसा हुआ, तो शायद हम उस साधा क्षण में वहां नहीं होते। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं उनकी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा हूँ, और मेरे साथ हर दिन बिताना उनके लिए वह जीवन जीने का तरीका है जो उन्हें नहीं दिया गया था। हमने नोटबुक के कुछ पन्ने छापना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बांधा, एक आवरण बनाया, गर्व से मुझे दिखाया और कहा कि यह उसकी सबसे मूल्यवान पुस्तक है। मैं मुस्कुराया, क्योंकि आखिरकार मेरा जीवन अब केवल भूरे दिनों का क्रम नहीं रह गया था। यह एक ऐसी कहानी बन रही थी जिसे कोई पढ़ना चाहता था, एक ऐसी विरासत जो पीछे छोड़ने लायक थी। मैंने दुनिया के लिए नहीं लिखा, मैंने उसके लिए लिखा, ताकि जब मैं जाऊं तो वह मुझे सुनता रहे, ताकि वह फिर कभी अकेला महसूस न करे, क्योंकि अब वह जानता है कि उसकी माँ जीवित है और हमेशा से रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 70 साल की उम्र में मैं दोबारा शुरुआत कर सकूंगा। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक निश्चित बिंदु के बाद जीवन केवल अपने आप ही चलता रहता है, जो कुछ नया है वह दूसरों के लिए है। लेकिन मैं गलत था। लिखे गए प्रत्येक शब्द के साथ, साझा की गई प्रत्येक मुस्कान के साथ, शांति से जागने वाली प्रत्येक सुबह के साथ, मैंने स्वयं को पुनः पाया, और पाया कि प्रेम, जब सच्चा होता है, तो उसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती, वह समय या दूरी नहीं जानता। यह बस अस्तित्व में है।